नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्ज़ाम होने वाला है 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को, उसके लिए हिंदी का हम लोग प्रैक्टिस सीरीज शुरू किए हैं, जिसमें आज हम लोग का 9वां दिन है, यानी कि आज हम लोग का 9वां वीडियो है। इससे पहले 8 वीडियो हम लोग बना चुके हैं और वीडियो देख चुके हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग 8 वीडियो देख चुके होंगे। जो लोग नहीं देखे हैं 8 वीडियो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, प्लेलिस्ट बनाई गई है, ठीक है, प्रैक्टिस सीरीज के नाम से। तो आप लोग जाकर उस 8 वीडियो को सबसे पहले देख लीजिए। बाकी आपके पास अब देखा जाए तो बहुत ही कम समय बच गया है, तो जितना अधिक से अधिक आप क्वेश्चन का रिवीजन कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, आपकी पेपर में वही क्वेश्चन आपके सहायता करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए, बिना विलंब किए हम लोग चलते हैं आज के पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा, क्वेश्चन है पहला कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ा कीजिए। आजकल नया ट्रेंड में चल रहा है कि नहीं है ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। विद्यार्थी नहीं पर ध्यान नहीं देता है और गलत ही आंसर जल्दबाजी में लगा देता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप क्वेश्चन को समझ जा रहे हैं तो आप 50% तो आंसर वहीं से आपका सही हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन को अच्छा से समझिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है वर्णमाला से, और ये कल वाले सीट में भी पहला क्वेश्चन दिया गया था, वहाँ पर मूल स्वर पूछा गया था कि कौन सा मूल स्वर है। आज यहाँ पर संयुक्त स्वर पूछ लिया गया कि कौन सा नहीं है। वर्णमाला से पूछा गया तो वर्णमाला में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो आप क्या बताएंगे 52। अगर व्यंजनों की संख्या पूछा जाता है तो क्या बताएंगे 33 यानी कि 33। और स्वरों की संख्या पूछा जाता है तो कितना बताएंगे आप 11 बताएंगे। ये चीज़ आप जानते रहिएगा। चलिए दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर पूछा गया कि संयुक्त स्वर नहीं है, कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो कल हम आपको बताए थे कि संयुक्त स्वर में कौन कौन आता है। देखिए संयुक्त स्वर है तो संयुक्त स्वर के अंतर्गत कौन कौन आता है, ए आता है, ऐ आता है, फिर ओ आता है और औ आता है। ये चारों आपके संयुक्त स्वर कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो देखा जाए तो देखिए ए भी दिया गया है, आय भी दिया गया है, ओ भी दिया गया है। तो ये तो आपके संयुक्त स्वर होते हैं। नहीं ये पूछा गया तो आपका क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, यानी दीर्घ हो जाएगा। ये जो होंगे ये क्या होंगे, तो यह दीर्घ स्वर कहलाएंगे। कौन, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में कौन कौन आता है, तो आ यानी कि आ आएगा, बड़ी ई और बड़ा ओ, ये आपके आते हैं दीर्घ स्वर में। एक ह्रस्व स्वर पूछा जाता है कि ह्रस्व स्वर में कौन कौन आते हैं। तो ह्रस्व स्वर में 3 आते हैं आपके, अ आएगा, छोटी ई, छोटा ऊ और आपका री आता है। ये आपके ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। आया समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। जो रामू है एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग क्या हो गई, टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का कौन सा, मतलब कि कौन सा इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। 4 दिया गया है, अर्ध विराम, अल्प विराम, विवरण चिन्ह और लाघव चिन्ह। ये पूछा गया है दूसरा का। तो रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, यहाँ पर बोलने के बाद से थोड़ा कुछ समय के लिए पर रुक रहे हैं, तो यहाँ पर लग जाएगा अल्प विराम। फिर कल उसकी टांग टूट गई, तो यहाँ पर हो जाएगा पूर्ण विराम। तो यहाँ पर देखा जाए तो अर्ध विराम तो दिया नहीं है, अल्प विराम दिया गया है, और यहाँ पर अल्प विराम ही लगेगा। जैसे आप लोग पढ़ेंगे इसको, अल्प विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ पर अल्प समय के लिए, कुछ समय के लिए, क्षण भर के लिए रुका जाता है। जैसे रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, यहाँ पर आपकी सांसें टूट जाएंगी, यहाँ पर कुछ समय के लिए रुकेंगे। कल उसकी टांग टूट गई, तो यहाँ पर अल्प विराम लगेगा, इसीलिए इसमें क्या सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है। यानी फिर यहाँ पर संज्ञा के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते। संज्ञा, अगर संज्ञा का प्रकार या भेद पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद या प्रकार होते हैं, तो कितना बताएंगे आप, 5 बताएंगे। ये नॉर्मल क्वेश्चन है। इसी संज्ञा के भेद या प्रकार को ऐसे पूछ लिया जाए कि रचना के आधार पर, किसके आधार पर, रचना के आधार पर, या व्युत्पत्ति के आधार पर, किसके, व्युत्पत्ति के आधार पर, या मूल रूप से या मुख्य रूप से, क्या, मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद या प्रकार होते हैं। तो उस कंडीशन में आप लोग 3 बताइएगा। कितना, 3 बताइएगा। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। अगर आपसे नॉर्मल पूछा जाए कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं तो 5, संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो 5 होते हैं। लेकिन इसको कंडीशन से पूछ ले, जैसे रचना के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो 3 होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर
संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। या मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो अब क्या बताएंगे? 3 बताएंगे। आगे समझ में कौन कौन 5 होता है? तो देखिए यहाँ पर आपका 4 तो यहीं दिखाई दे रहा है, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, और 5वां एक होता है द्रव्यवाचक। कौन सा? द्रव्यवाचक। तो चूंकि यहाँ पर दिया गया है भारत, भारत एक शब्द दिया गया है और पूछा गया है कि भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो भाव तो होगा नहीं, समूह होगा नहीं, जाति होगा नहीं, हो क्या जाएगा? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक की पहचान क्या है? जो दुनिया में अकेला हो, उसके जैसे कोई नहीं होता है, वही आपका व्यक्तिवाचक होता है। तो भारत दुनिया में एक ही है, इसके जैसा कोई दूसरा तो है नहीं, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हम ताजमहल देखने जाएंगे। इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? हम कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, या पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो चूंकि यहाँ पर सर्वनाम के बारे में बात की गई है तो थोड़ा सा सर्वनाम पर भी चर्चा कर लेते हैं। सर्वनाम का अगर भेद पूछा जाता है या प्रकार पूछा जाता है तो आप 6 बताएंगे। कितना? 6 बताएंगे। लेकिन अगर सर्वनामों की संख्या पूछ ली जाती है तो उस कंडीशन में आपको कितना बताना है? 11 बताना है। इस चीज़ को जानते रहिएगा। एक और चीज़ पूछा जाता है कि जो संज्ञा के बदले प्रयोग में लाए जाते हैं या जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं, उन शब्दों को क्या कहा जाता है? तो उनको ही कहा जाता है सर्वनाम कहा जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन चूंकि यहाँ पूछा गया है कि हम जो है ये सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, तो निजवाचक में आप आता है, जानते ही हैं। निश्चय यह वो होता है, संबंध जो सो होगा, ठीक है, ये हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में अगर पूछ लिया जाएगा कौन सा होगा, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। चूंकि उत्तम पुरुष नहीं दिया है तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार का जी, पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये जो हम है ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कंठ का विशेषण होगा। कंठ का विशेषण कौन सा होगा पूछा जा रहा है। तो कंठ का विशेषण जो हो जाएगा कंठीय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कंठीय हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातु कहलाती है? क्वेश्चन को फिर से समझिएगा। कहा जा रहा है कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया को कौन सा कहते हैं क्रिया? तो इसको कहा जाता है साधित सकर्मक क्रिया। कौन सा? साधित सकर्मक क्रिया कहा जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है पूछा गया है। ओके, तो इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े हैं, आपका यही हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े हुए हैं, ठीक है, ओले पड़े हुए हैं, कितना हो तो बहुत, यानी क्रिया की विशेषता बताया जा रहा है। ओके, और परिणाम में है तो हो जाएगा परिमाणवाचक में पहला ही विकल्प सही हो जाएगा 7वां का। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म बताना है, यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाला, यानी कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग वाला बताना है। तो इसमें बताना है कौन सा होता है। माली का मालिन होता है, सही है। शेर का शेरनी, ये भी सही है। बाघ का बाघिन, ये भी सही है। सेठ के सेठाइन दे दिया गया है, सेठ का सेठाइन दे दिया है, जबकि सेठ का होता है सेठानी। क्या होता है? सेठानी होता है, इसीलिए ये आपका असंगत है। विकल्प आपका डी आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न वाक्य में से कौन सा वाक्य एक वचन है? पहला है कि अध्यापक गण यहाँ बैठे, महात्मा बुद्ध महान थे, कल बहुत वर्षा हुई थी, भय से उसके तो प्राण ही गए। इसे बताना है कि कौन सा वाक्य एक वचन में है। तो आपका जो यहाँ पर हो जाएगा कल बहुत वर्षा हुई थी, यही आपका एक वचन का वाक्य है। ओके, विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि दिए गए वाक्य का काल ज्ञात करना है। किस काल में? जैसे गाय घास चर कर चली गई, इसमें बताना है कि कौन सा होगा। तो एक चीज़ तो है कि गाय घास चलकर चली गई है, तो यानी कि समय बीत चुका है, तो बीत गया है तो आपका वर्तमान तो होगा नहीं, भविष्य होगा नहीं, प्राचीन कोई काल नहीं होता है, हो जाएगा आपका भूतकाल। कौन सा? भूतकाल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? भाववाच्य का प्रयोग हमने बताया था कि जैसे ही नहीं दिखाई देगा तो वहाँ पर भाववाच्य का प्रयोग तो होगा। तो सेंटेंस देख लेते हैं। दादी से चला नहीं जाता, नहीं यहाँ पर भी है। मोहन ने खाना नहीं खाया, कुलियों ने सामान नहीं उठाया, मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। देखिए चूँकि यहाँ पर नहीं सब में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए
अगर आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो जिसमें भाव का बोध होगा वहीं पर आपका भाववाची हो जाएगा। अगर सब में नहीं दे दिया है तब, जैसे दादी से चला नहीं जाता, तो यहाँ पर दादी का भाववाची बताया जा रहा है। मोहन ने खाना नहीं खाया, यहाँ पर कोई भाव तो नहीं है क्योंकि बताया जा रहा है कि मोहन ने खाना नहीं खाया। कुलियों ने सामान नहीं उठाया जी, और मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, तो इसमें नहीं है। पहला में आपका भाववाची दिखाई दे रहा है कि दादी से चला नहीं जाता। ओके, विकल्प नंबर पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह होगा। आप लोग कारक पढ़ रहे होंगे, कारक में विभक्ति चिन्ह होता है, उसी चीज़ को पूछा जा रहा है। जैसे क्वेश्चन है कि छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने का कार्यक्रम बना लिया था, और यहाँ पर बताना है आपको कि दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह का स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह होगा। कौन सा इसमें आपका जो गलत विभक्ति चिन्ह दे दिया गया वहाँ पर कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखिए, अगर ने का देखा जाए, जैसे सेंटेंस है कि छुट्टियों में सभी बच्चों ने, इस सेंटेंस को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दिया गया कि छुट्टियों में सभी बच्चों का, यहीं पर आपका विभक्ति चिन्ह गलत दे दिया गया। यहाँ पर क्या होना चाहिए? ने का प्रयोग होना चाहिए। जैसे अब इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, छुट्टियों में सभी बच्चों ने अपने मम्मी पापा के साथ घूमने का कार्यक्रम बना लिया था। तो यहाँ पर क वाला का जो दिया गया गलत दिया विभक्ति चिन्ह, यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? तो ने का हो जाएगा। विकल्प नंबर पहला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसी चीज़ को पूछा गया क्वेश्चन में कि जो सेंटेंस दिया गया, वाक्य दिया गया, उसमें गलत विभक्ति चिन्ह है, उसी के स्थान पर आपको सही विभक्ति चिन्ह लगाना है, तो आपका ने लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द पूछा गया है। पहला है आक, दूसरा है आत, और तीसरा है अंक, और चौथा है अंजलि। इसमें बताना है आपको कि कौन सा तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द तो 13 का कौन सा हो जाएगा आपका जी? अंक हो जाएगा। क्या? अंक हो जाएगा। ये आ का आपका तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? अर्क होता है। क्या? अर्क होता है। आंत जो है ये भी आपका तद्भव है, इसका आंत्र होता है। आंत्र ये आपका तत्सम होता है। और अंजलि भी आपका तद्भव है, इसका होता है अंजलि। हर्षी लग जाता है, छोटी लग जाता है। अंज अल्लाह पर छोटी लग जाता है, छोटी की मात्रा। अंजलि ये होता है, या तो अंजलि ऐसे, अंजलि ऐसे लिखा जाता है इसका तत्सम शब्द। तो इसमें विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बात जुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बा तजुर्बा नहीं होता है, इसको अलग करेंगे तो बा तजुर्बा हो जाएगा। तो बा इसमें उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा? बा उपसर्ग सही हो जाएगा। क्वेश्चन है कि अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय आप जानते हैं कि शब्द के या शब्दांश के पीछे लगता है, तो अनुकरणीय में कौन सा हो जाएगा? प्रत्यय पूछा गया है, तो अनुकरणीय में आपका हो जाएगा अनुकरणीय, ये प्रत्यय हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ड़ पर इस पर हर्षी दीर्घी यानी कि बड़ी ई लगाया गया, इसलिए ई आया, ई हो जाएगा। ठीक है, अनुकरण धन ई बराबर अनुकरणीय होता है। ठीक है, तो 15 नंबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा? आविर्भाव का विलोम शब्द आप लोग भी जानते हैं कि आविर्भाव का जो विलोम शब्द होता है क्या होता है? तिरोभाव होता है। क्या? तिरोभाव होता है। चलिए क्वेश्चन 17 के इनमें से कौन सा शब्द उदय का विलोम है? उदय का विलोम पूछा गया है, तो उदय का अस्त हो जाता है। क्या? उदय का अस्त हो जाएगा विलोम। 18 के निम्नलिखित में कौन सा अंधकार शब्द का प्रवाची शब्द नहीं है? देखिए फिर से यहाँ पर नहीं है पूछ लिया गया। अंधकार शब्द का प्रवाची कौन सा नहीं है, ये पूछा गया जी 18 नंबर का। तो अंधकार का देखिए तिमिर भी होता है, ध्वांत भी होता है, तमिस्त्र भी होता है, लेकिन नीले नहीं होता है। कौन सा? नीले आपका नहीं होता है, इसीलिए आपका अंधकार, ये 18 नंबर का विकल्प नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 से कोकिला का प्रवाची शब्द है। कोकिला, कोकिला किसको कहा गया है? तो कोकिला कोयल को कहा गया, तो कोयल ही आपका हो जाएगा। ओके, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? इसमें बताना कि कौन सा एक है जो भिन्न अर्थ वाला, ठीक है, और प्रकृति का है। 20 नंबर का, तो चिरंतर, शाश्वत और सनातन। अधुनातन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब ये अलग हो जाएगा, यही आपका भिन्न है, अलग है। ओके, अधुनातन। 21 नंबर देख लेते हैं। दिए गए शब्द युग में सही शब्द युग ज्ञात करना है। जैसे अम्बु और अम्ब, इन दोनों का अर्थ क्या क्या होता है? तो देखिए अम्बु किसको? जल को कहा जाता है, और अम्ब किसको कहा जाता है? माता को कहा जाता है। ओके, तो विकल्प नंबर 21 का कौन सा हो जाएगा? सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जो दिखाई न दे, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? जो दिखाई न दे, जो दिखाई न दे, उसके लिए क्या हो जाएगा? एक शब्द, तो उसके लिए कहते हैं अदृश्य। क्या? अदृश्य, जो दिखाई न दे।
क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है। सार्थक मतलब सही है। जैसे व्याकरण जानने वालों को वीर परशु, नहीं, गलत हो गया। क्षण में नष्ट होने वालों को क्षतिपूर्ति कहते हैं, गलत हो जाएगा। जिसमें सबकी सम्मत है सर्वज्ञ, ठीक है। और 24 डी नंबर के जो बिना वेतन काम करता अवैतनिक, एकदम राइट सही है आपका विकल्प नंबर डी, यही आपका सार्थक है। जो बिना वेतन का काम करता हो उसको क्या कहा जाता है, अवैतनिक कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। स्वर संधि में किसका मेल होता है जी। तो स्वर संधि में आपका किसका मेल होता है, स्वर का ही मेल होता है स्वर संधि में। तो आपका विकल्प नंबर पहला ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भर पेट में कौन सा समास है, तो देखिए भर यहाँ पर अव्यय दिखाई दे रहा था, अव्ययभाव समास हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। 4 यहाँ पर दिया गया है और इसमें से बताना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य। जैसे गोपियाँ कृष्ण की राह में आंखें बिछाए बैठी थी। दूसरा है कि गोपियों किशन की, गलत। गोपियाँ कृष्ण की राह में आंखें बिठाकर बैठी थी। और चौथा है आपका कि गोपियाँ कृष्ण की राह में आंखें बिछाए, यहाँ पर बिठा कर तो हो जाएगा बिछाए बैठी थी। यानी कि आपका विकल्प नंबर डी एकदम सही है, राइट हो जाएगा कि गोपियाँ कृष्ण की राह में आंख बिछाए बैठी थी। ठीक है, यहाँ पर बिठा कर दिया गया तो गलत हो जाएगा, किशन गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा गोपिया में। तो 26 नंबर का डी नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है। आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या, तो आप लोग जानते हैं कि आचार्य, इसे तो रस के कितने प्रकार माना जाता है, 9। रस कितने होते हैं, 9, लेकिन भरत मुनि के अनुसार कितना, 8 ही आपको बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 है कि जो मात्रिक सम छंद हैं प्रत्येक चरण में 16 मात्रा है। तो 16 मात्रा किसकी होती है, चौपाई की होती है। किसकी, चौपाई की होती है। तो डेली पूछा जा रहा है सेट में, तो ये आपका चौपाई हो जाएगा। ओके, 28 का पहला आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर देख लेते हैं कि कुलन में, केलिन में, कछार में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित कलिन किलकंत। तो क की आवृत्ति हो रही है, इस तरीके से यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जब किसी एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है कि आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है। तो आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या 10 मानी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 है कि लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ पूछा जा रहा है कि क्या होता है। तो लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक की उक्ति। क्या, लोक की उक्ति, यही आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका अर्थ क्या होगा कि चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। ये लोकोक्ति का क्या हो जाएगा अर्थ। तो पहला कि कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटा होकर बड़ा काम करना, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा डी कि सीमित साधनों से बड़े काम नहीं हो सकते हैं। और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल खंड को बीजोपन काल किसने कहा है। बीजोपन काल किस आचार्य ने नाम दिया है बीजोपन काल। तो वो दिए हैं आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही प्रथम काल खंड को आपको क्या कहा है जी, बीजोपन काल, यानी कि आदिकाल को बीजोपन काल नाम दिए। कौन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इस तरीके से आज आप देखे हैं 33 यानी कि 33 क्वेश्चन। अगर आप एक क्वेश्चन से लेकर और 33 क्वेश्चन तक पूरा क्वेश्चन देखे हुए हैं तो ईमानदारी से कमेंट कर आप बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। कमेंट करके बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपसे बन रहा था। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, लाइक वीडियो कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, अपने मित्रों के यहाँ शेयर भी कर लेना है वीडियो को। बाकी कल फिर से मिलते हैं आपको आपके साथ नए वीडियो के लिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।